Hello everyone, welcome to The Catalyst, and today we will discuss about current affairs of 14th September. 14 सितंबर के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, आप में से एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था कि पब्लिक गुड क्या होता है, और इसीलिए मैंने एक डिटेल में आंसर आपको दे दिया है। व्हाट इज पब्लिक गुड या व्हाट आर पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पब्लिक गुड क्या होता है। पब्लिक गुड्स कॉज मार्केट फेलियर ड्यू टू मिसिंग मार्केट एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोइंग। देखिए, पब्लिक गुड में क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो पुअर लोगों तक चीजें पहुंचा रही है वो पब्लिक गुड है। मतलब ये कि ये कंपटीशन में कहीं पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता कंपटीशन में? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड है, पुअर और डाउन ट्रडन लोगों को प्रोवाइडेड है, जबकि मार्केट की जो शक्तियां हैं वो उस पर काम नहीं करती है। बाजार रूल यहाँ पर काम नहीं करता। तो पब्लिक गुड के कुछ फीचर्स हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है मार्केट फेलियर क्यों होता है, ड्यू टू मिसिंग मार्केट। ये उन टारगेटेड पब्लिक को, मतलब यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म आएगा वो है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। द बेनिफिट्स डेराइव्ड फ्रॉम pure public goods cannot be confined solely to those who have paid for it। ऐसा नहीं है कि जिसने पे किया है केवल उसी को ही मिलेगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स के तहत जिन्होंने पेमेंट नहीं दिया उन्हें भी जो है फूड, ग्रेन इत्यादि मिल रहे हैं। नॉन पेयर्स कैन एंजॉय बेनिफिट्स। तो ऐसा नहीं है नॉन टैक्स पेयर जो है नॉन पेयर हैं, मतलब उनको भी प्रोवाइड होगा, और यहीं से तो समाज चल रहा है। यस और नो? अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज तो बहुत बड़ा रिफ्ट, खाई बन जाएगा। कंजम्पशन एट नो फाइनेंशियल कॉस्ट टू देमसेल्व्स, और उसका जो कंजम्पशन करते हैं जब भी, तो उन्हें कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इकोनॉमिस्ट कैन कॉल दिस फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर का मतलब वो लोग जो अपने फ्री राइडर हैं, उनको आराम से सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ रहा है नॉन राइवल कंजम्पशन। तो इसका एक फीचर है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, किसी को अलग नहीं किया जाता, सबको वो गुड मिलेगी। दूसरा पॉइंट आ रहा है नॉन राइवल कंजम्पशन। ईच पार्टीज एंजॉयमेंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज डज नॉट डिमिनिश अदर्स एंजॉयमेंट। ऐसा नहीं होगा कि एक को जो वो सुविधा मिल रही है वो दूसरे के खुशियों को छीन लेगा। इन अदर वर्ड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सप्लाई of a public good to the extra person is zero. If public good is supplied to one person, it is available to all। यदि पब्लिक गुड्स किसी को प्रोवाइड की गई है वन पर्सन को, तो वो सबके लिए अवेलेबल है, मतलब कॉमनली अवेलेबल होगी। ये पब्लिक गुड का एक फीचर है। नॉन रिजेक्टेबल। तो ये तीन चीजें जरूर याद रखना, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। कोई राइवल कंजम्पशन वाली बात नहीं है, जैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पे करते हैं और वो, ठीक है। non rejectable collective supply of the pure public goods of all means that it cannot be rejected by people। ये लोगों के द्वारा रिजेक्ट नहीं की जा सकती। एन एग्जाम्पल इज अ न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम, आर्म फोर्सेस, फ्लड डिफेंस प्रोजेक्ट। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्या डिफेंस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ज़्यादा बचाता है? क्या आर्म फोर्सेस ज़्यादा किसी को फोकस कर रही हैं? फ्लड डिफेंस होगा, NDRF है, SDRF है ना, राइट, स्टेट जो डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस हैं। तो ये आसानी से क्या करती हैं, यहाँ पर सभी को एक साथ मदद करती है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति को यदि रिच है उसको ज़्यादा मदद कर रही हो। तो ये सभी क्या है, अपने आप में एक प्रकार की पब्लिक गुड्स कहला रहा है। एक तरह से आप बोलेंगे सर ये गुड्स का है, ये तो सर्विस है। तो पब्लिक गुड में पब्लिक सर्विसेज भी आ गई, जो कि इस प्रकार से। द नेचर ऑफ पब्लिक गुड इज दैट इट इज हार्ड टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ, प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं किसी व्यक्ति के, उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो सबके लिए कॉमन है। प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह किस में दिया गया है? आर्टिकल 300A में, राइट, है ना। ये बात अमेंडमेंट करके की गई थी, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स हटा दिए गए। तो सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लड डिफेंस जो होता है क्राइम कंट्रोल कम्युनिटी के अंदर, क्या इसके लिए किसी व्यक्ति को पे करना पड़ रहा है, यदि वो पुअर, डाउन ट्रडन है या बहुत रिच है तो भी? नो डाउट, जो रिच वगैरह हैं उनसे तो टैक्स पेइंग वगैरह। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं
क्या भारत का कोई एक भी ऐसा सिंगल व्यक्ति है जो टैक्स नहीं दे रहा है? सब टैक्स दे रहे हैं। इवन एक छोटा 1 साल का बच्चा भी यदि डिमांड करता है एक टॉफ़ी की, तो उस टॉफ़ी पर भी जो है टैक्सेस हैं, सभी वस्तुओं पर टैक्स है। तो 1 साल का बच्चा भी टैक्स दे रहा है, जन्म से ही बच्चा टैक्स देना स्टार्ट कर देता है। तो प्योर पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, नॉन राइवल होती है, ये टर्म याद रखना इन कंजम्पशन। ये सभी फ्रीली अवेलेबल ऑफ नॉलेज, ऑनलाइन लर्निंग जो फ्रीली है, रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज फ्रॉम वैक्सीनेशन। तो ये सभी जो वैक्सीन वगैरह सबको प्रोवाइड की जा रही है, ये भी क्या है, एक प्रकार सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दिया जा रहा है। दिस इज अगेन अ पब्लिक गुड, यस और नो? व्हाई हेल्थ केयर इज नॉट ए पब्लिक गुड? हेल्थ केयर हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्राइवेट बिकॉज इज राइवल एंड एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें जहाँ पर फ्री सर्विसेज मिल रही है, तो वो तो अपने आप में एक पब्लिक गुड ही है, यस और नो? पुलिस प्रशासन वगैरह। पब्लिक गुड इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टिव कंजम्पशन गुड। तो ये यदि टर्म कहीं पर आ जाए तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, कलेक्टिव का मतलब सभी के लिए कॉमन है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मेरिट गुड और पब्लिक गुड में एक डिफरेंस दिया गया। तो पब्लिक गुड तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मेरिट गुड में क्या होता है? अंडर प्रोड्यूस्ड कंज्यूम थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म, बाजार शक्तियों, बाजार प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें लेन देन है ना, सब कुछ जो है सोशली डिजायरेबल, जिसकी ज़्यादा क्षमता है, जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, वो अपने मेरिट गुड्स को खरीद पाएगा। और बहुत ज़्यादा रिच है तो सिन वैट लगता है उन पर। और सिन वैट का मतलब एक प्रकार का टैक्स। क्यों? क्योंकि जो भी 5 स्टार होटल्स में, बड़े लॉन्ज वगैरह में खाना खा रहे हैं, उनको कॉस्ट ज़्यादा पे करना होता है। परसेंटेज भी आपको याद आ रहा होगा, 28% सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। जीएसटी की भी बात करें, ओनली ये कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनके पास अच्छा पैसा है एक्सक्लूडेबल है, मतलब जिनके पास नहीं है उनको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी मेरिट गुड्स की। मेरिट गुड्स में कैश देना होता है, पेमेंट है ना, ये सभी सोसाइटी के मेंबर को अवेलेबल होगा। राइवलरस एज कंजम्पशन ऑफ गुड इज रिड्यूस अवेलेबिलिटी टू अदर। ये राइवल पैदा करता है, विरोध। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और जो आपूर्ति है वो कम है, और उससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जो कंजम्पशन है वो जिसने कर लिया तो डिमांड बढ़ जाएगी, और इसीलिए क्या है, राइवल हो जाएगा, मतलब विरोध उत्पन्न हो सकता है कि मैं लूँगा, और उस चक्कर में क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पे करते हैं। जिस प्रकार से नीलामी में होता है, नीलामी में कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस है। नीलामी में क्या करते हैं लोग, बिडिंग प्रोसेस जो है, राइट, बिड में, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय स्टेट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ये प्रोवाइड होता है मेरिट गुड्स। हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड एजुकेशन आर सम एग्जाम्पल। हेल्थ केयर, हाउसिंग जो है, एजुकेशन, तो ये याद रखना ये तीनों क्या हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों हैं इसलिए। जबकि नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइटनिंग, लाइट हाउसेस आर सम एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल यदि पूछे जाएं आपसे तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। मेरिट गुड्स में, मेरिट गुड्स का मतलब सोशली डिजायरेबल है एंड आर लाइकली टू बी अंडर प्रोड्यूस एंड अंडर कंज्यूम थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए, और इसका जो चार्जेस है थ्रू पब्लिक टैक्सेशन से क्या होता है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उससे सुविधाएं हमें प्रदान करती है। तो देखिए, प्राइवेट गुड्स जो हैं, जो एक्सक्लूडेबल भी हैं, है ना, एक्सक्लूडेबल मतलब कुछ पर्टिकुलर लोगों को मिलेगा, और राइवलरस भी हैं। राइवलरस का मतलब क्या है कि जैसे जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अच्छा क्वालिटी का फूड, क्लोथ, कार इत्यादि कंज्यूम कर सकता है। तो प्राइवेट गुड्स क्या हो गए, एक्सक्लूडेबल भी हो गए और राइवलरस भी हो गए। नॉन एक्सक्लूडेबल कौन से होंगे, कॉमन गुड्स, और लेकिन राइवलरस हो सकते हैं, जैसे मछलियाँ, टिम्बर लिमिटेड है इसलिए राइवलरस हो गए। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब मछलियाँ वगैरह सबके लिए कॉमनली अवेलेबल है, टिम्बर वगैरह, ठीक है। वहीं नॉन राइवलरस की बात करें तो क्लब गुड्स, मतलब जो सिनेमा है, प्राइवेट पार्क से, तो बहुत बड़ी संख्या में, ज़्यादा संख्या में, इनकी कोई कमी तो है नहीं, प्राइवेट पार्क से तो वहाँ पर तो हज़ारों लोग एक साथ जा सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है किसी को मतलब कंपटीशन वाली बात। लेकिन एक्सक्लूडेबल है, यहाँ पर पर्टिकुलर लोग जा सकते हैं। सिनेमाज में सभी अप्रोच तो नहीं कर सकते, सैटेलाइट टीवी हर कोई व्यक्ति तो नहीं अप्रोच कर सकता। लेकिन जब एयर, नेशनल डिफेंस की बात करें तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल भी है और नॉन राइवलरस भी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लोग जो है अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं कि आपको ये 4 टर्म भी क्लियर हो गए, नॉन राइवलरस, राइवलरस, एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल। इज इट क्लियर?
तो आई थिंक जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा था, टू बी प्रिसाइज यदि मैं नाम बताऊं उनका, तो किसने पूछा था ये प्रश्न, लेट मी क्लियर यू। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न यदि आप पूछेंगे तो मैं आपको डिटेल में इस प्रकार के आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो आपने पूछा था पब्लिक गुड के बारे में कि पब्लिक गुड क्या होता है सर, ये बता दीजिए। अरुण कुमार ने पूछा था, थैंक यू सो मच अरुण कुमार। अरुण कुमार ने ये प्रश्न पूछा था। आई थिंक आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी और हमने कुछ नई टर्म्स भी समझ ली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, यस और नो, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न आप जरूर पूछिए ताकि मैं आपके लिए जो है एड ऑन फीचर्स को ऐड करता जाऊँ। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी, पब्लिक गुड, ये डायग्राम और देख लेना। और फ्री राइडर प्रॉब्लम, इंडिविजुअल हैव इंसेंटिव्स टू यूज गुड्स विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो तो देता ही नहीं है, तो ये अपने आप में फ्री राइडर है। फ्री राइडर का मतलब कि भाई मौज ले रहा है आराम से, ठीक है। तो सोसाइटी में जो भी वर्ग है उसका अपना एक काम है, वो क्या होता है उससे बचने लग जाता है। सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है कि कर्म किया जाए। कर्म का मतलब ये कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसका भी तो अपना एक आउटपुट चाहिए, यस और नो। जो देश में एवरेज ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे 7 घंटे लोग काम कर रहे हैं, वो उत्पादकता प्रोडक्टिविटी के मामले में, गुड्स के मामले में बहुत एडवांस हो चुके। जापान का एग्जांपल देख लीजिए, प्लस वो स्किल्ड भी हैं, तो ये एक और उनके साथ फीचर अच्छा है, यस और नो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पीएलआई का मतलब क्या, प्रोड्यूसर लिंक्ड इंसेंटिव्स, और इसमें 13 कुल ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम हार्डवेयर को बनाना चाहते हैं। इसके बाद में फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देख लीजिए, उसमें भी हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल में जो है कुछ एड ऑन फीचर्स हो जाएं और गवर्नमेंट उसमें मदद करेगी, तो नए नए जो सेंटर्स हैं उसके लिए। तो कुल मिला के क्या है, गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सोची, और वो क्यों सोची है, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल पे क्यों सोची है, ये अब आपको क्लियर होने वाला है। मैं एक माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि शायद कभी कभार आपको बीच में कुछ साउंड सुनाई देगा, बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई देगी। बैकग्राउंड नॉइज़ का कारण ये है कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, वहाँ पर तो साउंड प्रूफ सिस्टम है मेरा, यहाँ पर आसपास बहुत से लोग हैं, है ना, और इसीलिए ये सब हो रहा है, ठीक है। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ इन एडवांस, ठीक है। कभी कभी आपको मिसिंग हो जाए कुछ वर्ड, तो ऐसा करिएगा कि नोट्स प्रोवाइडेड हैं, नोट्स को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए न्यू कैपेसिटीज़ के साथ। ये टर्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैन मेड फाइबर अपैरल जो है, टेक्निकल टेक्सटाइल। हुआ क्या, दुनिया में जो कॉटन, जो प्राकृतिक नेचुरल कॉटन है, जो भारत बहुत उत्पादित भी करता है, लेकिन उसकी मांग ही कम होती जा रही है विश्व लेवल पे, और मैन मेड फाइबर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग। अब एक बात बताइए, जब उस कॉटन को प्रेफर ही नहीं कर रहे और हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा वो अननेसेसरीली आउटपुट निकलेगा नहीं। तो मैन मेड फाइबर के प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्लियर कर दिया, 10,683 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल पीएलआई प्लान। इज इट क्लियर? अब शायद बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और कुछ लोगों के लिए जो डेडलॉक आ गया था टेक्निकल टेक्सटाइल में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्राइवेट प्लेयर कूद पड़ेंगे, क्योंकि उनको मदद मिलने वाली है। और जब इंसेंटिव्स मिलते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है उनको टैक्स में वगैरह में, ठीक है। सो द यूनियन कैबिनेट एक्सटेंडेड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू टेक्सटाइल सेक्टर, वहाँ तक बढ़ा दिया। कितने, लगभग जो है 10,683 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर दिए गए प्रोडक्शन के लिए टू द सेक्टर ओवर स्पैन ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक के लिए इतना रुपया लोकेट कर दिया। पीएलआई स्कीम फॉर द टेक्सटाइल इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल अनाउंसमेंट, जो मैंने 13 सेक्टर्स जो हैं आपको पहले भी डिक्टेट किया हुआ है। पीएलआई पे जरूर क्वेश्चन आएगा, आपको समय समय पर अपडेट्स इनपुट्स दिए जा रहे हैं। मेड अर्लियर ड्यूरिंग यूनियन बजट, जो अभी रिसेंट में 1 फरवरी को आया था, ये टोटल आउटले जो है ना 1.97 लाख करोड़ था। तो ये पर्टिकुलरली मैन मेड फाइबर अपैरल और टेक्निकल टेक्सटाइल, ये दो टर्म आपको ऐसी कैसी याद रखनी, टेक्निकल टेक्सटाइल,
मैन मेड फाइबर अपैरल, ठीक है। दिस स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू कवर टेक्सटाइल फॉर MMF, मैन मेड फाइबर अपैरल, MMF फैब्रिक्स, 10 सेगमेंट्स प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, जैसे हम लोग जो फायर प्रूफ जो कपड़े पहनते हैं, फायर प्रूफ का मतलब क्या होता है, जो अग्निशमन यंत्र वगैरह में, अग्निशमन में, फायर एक्सटिंग्विशर में काम करते हैं, तो उनको एक पूरा का पूरा अपैरल चाहिए ताकि वो जले ना। तो इस प्रकार के बहुत से एरियाज होते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के टेक्निकल टेक्सटाइल की आवश्यकता होती है, और उसमें क्या होता है, फाइबर के साथ कुछ और एडिटिव केमिकल्स मेथड से उनको और ज़्यादा मॉडिफाइड कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? तो ये स्कीम इन सब के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। इट विल हेल्प, कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, 7.5 लाख। देखिए, भारत में बहुत बड़ी संख्या में कॉटन के प्रोड्यूसर भी हैं, करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं इस कपड़ा व्यापार में। वेल्स्टन नाम से आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा एक टॉवेल वगैरह जो बनती है वो गुजरात में भुज के पास बनती है, तो ये बहुत फेमस है। भारत जो है पूरे विश्व में हाई क्लास प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है ना, और इसीलिए बहुत से लोग यहाँ पर डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं भारत के अंदर, है ना, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। ऑब्जेक्टिव्स टू हेल्प इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज ग्लोबल चैंपियंस, बहुत ज़रूरी है ये भी। द स्कीम विल ऑल्सो पेव द वे फॉर पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा। तो ये बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि 50% लमसम बोल रहा हूँ, वैसे 48 पॉइंट कुछ है, तो ये जो परसेंटेज है अपने आप में, ये भी यदि उत्पादकता पे चला गया, और वो हमारे मेल तो काम करते ही हैं, फीमेल अपने आप में हाउस वर्क तो कर ही नहीं, उनके साथ हाउस वर्क तो कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है, उसका तो कोई अल्टरनेट ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि मेल फीमेल दोनों यदि प्रोडक्शन में आ जाएं तो भारत सोचिए कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा होगा। और इस सब के लिए क्या है, स्किल की आवश्यकता है, डिमांड सप्लाई वो सब बढ़ाने की आवश्यकता है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा डिलेमा आ जाता है हमेशा, एक कन्फ्यूज़न हमेशा क्रिएट होता है। वो क्या है, एक तरफ तो आप बोलते होंगे, सर आप बोलते हो कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जीडीपी वगैरह ये सब भूल जाइए और केवल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए। दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट, ग्रोथ, लोगों के पास पैसा पहुँचे, ये वो सब, ये अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। यस और नो? यदि हम एनवायरनमेंट का सोचें तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनली हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। सो दूसरी तरफ जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी को देखें तो कुछ ही साल बचे हैं, उसमें सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा डिलेमा उत्पन्न हो रहा है। देश की सरकार बहुत बोलती है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये कर लो वो कर लो, लेकिन इस सब के पहले वो क्या देखती है, उस सबको धता बताकर वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही एक्चुअल में उनके कार्ड्स की कौन सी सत्ता आएगी, तो ये उस पर निर्भर करता है। इट इज़ ऑल्सो इनेबल टू अंडरटेक हाई प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो टायर 3 टायर 4 के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ये सब लगे। PLI स्कीम विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट स्टेट लाइक गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एट्सेट्रा। व्हाट इज़ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये क्या है, PLI स्कीम क्या है। सो इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, कट डाउन ऑन इम्पोर्ट बिल। तो देखिए क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बूस्टअप मिले, कट डाउन ऑन द इम्पोर्ट बिल, वो कम हो जाए इम्पोर्ट बिल वगैरह। इम्पोर्ट बिल का मतलब जैसे कोई कंपनी बाहर की लग रही है, जैसे सैमसंग के प्लांट भारत में लगना स्टार्ट हो गए, राइट, तो साउथ कोरिया की कंपनी है। Government has introduced a scheme that aims to give companies incentives on incremental sale from product manufactured and domestic unit. The objective is really to make India more compliant with other WTO World Trade Organization commitment and also make it non-discriminatory and neutral with respect to domestic sale and export. तो देखिए व्हाट इज़ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो यहाँ पर आपको कुल मिला के क्या है, उनको ओवरऑल इंसेंटिव्स प्रदान हो, कंपनीज को इंक्रीमेंटल सेल हो जाए, एक बार वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर ले, तो भारत में ये जो 13 सेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा सेक्टर के तौर पे उभरेगा। हो सकता है भारत इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के तौर पे जाना जाए इन सभी एरियाज़ में, है ना, जैसे हार्डवेयर हुआ, फार्मास्यूटिकल हुआ, हम लोग फाइबर की बात करें। The idea of PLI is important as government cannot continue making investment in these capital incentive sector as they need
लॉन्गर टाइम टू स्टार्ट गिविंग द रिटर्न। तो कोई भी जो है ना सीधा सीधा, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंश्योरेंस इसमें नहीं है लेकिन इंश्योरेंस है, उसकी सीडिंग जो है ना 8-10 साल के बाद में प्रोडक्टिविटी आती है। तो कंपनीज माथा मारेंगी क्या, वो तो तुरंत आउटपुट चाहिए। देखिए हमेशा क्या उत्पादन करने की कोशिश की जाती है, कैश क्रॉप, तुरंत पैसा मिले। तो क्या इस प्रकार की चीज़ों में क्या है, बहुत लंबा समय लगता है और इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान क्या होता है, बहुत सारे पैसे की भी आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे और प्राइवेट प्लेयर काम करें तो ओवरऑल एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि रिटर्न जो है उसको ज़्यादा टाइम लगता है तो वो बूस्ट अप हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लेंगे। यस और नो। इंस्टीड इट कैन बी इनवाइट ग्लोबल कंपनीज विद एडिक्वेट कैपिटल टू सेटअप कैपेसिटीज़ इन इंडिया। तो ग्लोबल कंपनीज वगैरह को हम इसमें इन्वाइट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से क्या है, हम लोगों को एक बिजनेस कल्चर और ऐसे सेक्टर्स को ऐड ऑन करते चले जाएं, एस्पिरेशनल टाउन्स टायर 2 टायर 3 को ऐड करते जाएं। साथ ही साथ में इस सब के लिए देखिए क्या होता है, कई बार वर्ल्ड के जो दुनिया के दूसरे देश हैं, जितने भी देश हैं, जैसे मैं यूएसए की बात करूं, सबसे यूके की बात करूं, जापान की बात करूं, वो क्या बोलेंगे, हम ये जो है ना कंपटीशन को कम कर रहे हैं, गवर्नमेंट मदद करे। जैसे फूड सिक्योरिटी में गवर्नमेंट कई बार जो है ना बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ वगैरह जो देती है ना फर्टिलाइज़र, उस पर भी ये नाराज़ है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार की मदद से प्रोडक्शन बहुत हो जाता है और इनका जो प्रोडक्शन है वो सेल आउट नहीं होता और भारत का प्रोडक्शन चीपर होने के कारण एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये कंट्रीज़ फिर कहाँ चली जाती हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कि भारत जो है वो WTO के रूल्स को, कमिटमेंट्स को नहीं फुलफिल कर रहा। तो ये जो कमिटमेंट्स हैं वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, न्यूट्रल हो, है ना, ताकि डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट में किसी प्रकार की दुविधा नहीं आए। तो हमें कई फ्रंट पे वॉर लड़ना होता है। यदि हम कोई स्कीम ला रहे हैं तो मल्टी फ्रंट पे वॉर होता है। वॉर का मतलब समझ गए होंगे आप कि उन सबको जो है उन सबका कोई इश्यू आगे ना आए। इज इट क्लियर? अब बात करेंगे ब्रिक्स सीक्स इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग। हाल ही में आपको पता होगा ब्रिक्स की मीटिंग हुई, ऑलराइट। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर चल रहा है, यस और नो? बिल्कुल क्लियर चल रहा है। ओके। आपको कुछ मेरे पीछे कंटेंट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे पास ग्रीन पर्दा नहीं है अभी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू मे रीड द PDF, ठीक है, जो आपको मिलेगी। तो ब्रिक्स ने क्या किया है, इंट्रा अफगान डायलॉग, ठीक है, अलग अलग ये देश जो हैं वो अफगान डायलॉग करने की सोच रहे हैं। 5 मेंबर ग्रुप अडॉप्ट्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान की वहाँ पर टेररिज्म ना हो, इस प्रकार से जो 5 मेंबर का जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ये काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड द एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स लीडर, PM मोदी ने चेयर किया इस बार, और इट विल बी 3rd टाइम इंडिया विल बी होस्टिंग ब्रिक्स समिट आफ्टर 2012। तो हमने कब कब किया, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में इस साल वाला ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है जब भारत होस्टिंग कर रहा है। तो 2021 में हमने चेयरमैनशिप की, इससे पहले 2012 में की थी और 2016 में की थी, तीसरी बार मिल रहा है। इंडियाज चेयरमैनशिप इज ब्रिक एट 15, ब्रिक 15 साल का हो चुका है। ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या हो गया, कंसेंसस का मतलब सर्वसहमति, कंसोलिडेशन उसको मजबूत किया जाए और लगातार चलता रहे। ब्रिक्स की वो भूमिका कम हो गई है। कब से कम हो गई है भाई, जब से क्वाड आ गया है तब से ब्रिक्स का वो इम्पोर्टेंस रहा नहीं है, धीरे धीरे उसकी कम होती जा रही है वैल्यू। एज चेयर इंडिया विल वर्क ऑन स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स अक्रॉस ऑल 3 पिलर्स ऑफ इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन इन 2021। तो इंडिया के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में चाइना यहाँ पर है तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं बताता हूँ आपको, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान ये डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है, भारत को तो रोकना होगा। रिसेंटली मतलब कई सारी है ना चाइना में रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश होती रहती हैं और चाइना उस रिपोर्ट में, वैसे ये एक बहुत जेन्युइन रिपोर्ट नहीं है, मतलब न्यूज़पेपर में आती रहती है, लेकिन एक समय मतलब उम्मीद ये है कि चाइना ताइवान को भी कब्जाएगा। चाइना का ये भी टारगेट है कि वो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश भी ले ले, जापान के शंकाकू आइलैंड को भी ले ले, रशिया पर भी अटैक कर दे 2060 तक, है ना, भारत को भी
2035 से 40 के बीच में अरुणाचल प्रदेश ले लो। वैसे भारत से उसको कॉम्पीट करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो क्या करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान के साथ मिलके भारत में अस्थिरता तो पैदा कर ही सकता है। तो इसीलिए क्या है, इन एंगल्स को देखना है। तो ब्रिक्स एक ऐसा समिट है जिसमें चाइना भी है और इंडिया भी है, और ये दो ही पावरफुल हैं। उसके बाद में रशिया का नंबर आता है। आप बोलेंगे रशिया पावरफुल नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो भारत बहुत आगे निकल गया अब रशिया से भी। सो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी प्रायोरिटीज अंडर पिलर आर रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम, काउंटर टेररिज्म, कॉपरेशन। तो ये दो टर्म याद रखना, मल्टीलेटरल सिस्टम हो, काउंटर टेररिज्म, कॉपरेशन हो, और 3 पिलर्स जो हैं डिलीवरेबल्स किसके लिए हो, 3 पिलर्स पर ये डिलीवरेबल्स। और ये पिलर्स क्या हैं, रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम, राइट, उसके अलावा काउंटर टेररिज्म, कॉपरेशन, ये और पॉलिटिकल और ये सिक्योरिटी रहे पूरे एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपरेशन जो है किस किस पर है, कंसेंसस, कंसोलिडेशन और कंटिन्यूएशन चलता रहे किसका, ब्रिक्स वगैरह का। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, तो पहला तो आ गया पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी हो, दूसरा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, रीऑर्गेनाइजिंग द एडवांस इन यूजिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल सॉल्यूशंस हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ब्रिक देशों के वो स्पेशल फोकस रहे, और पार्टनरशिप स्ट्रेटजी हो 2020 से 25 के बीच में कि 5 साल एक अच्छा कोलैबोरेशन रहे, उस हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाए लॉन्ग टर्म। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म, तो एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया की 40% और मोर देन दैट पॉपुलेशन इन 5 देशों में है ना। और इसके अलावा कॉपरेशन ऑन डिजास्टर रेजिलियंस, इनोवेशन कॉपरेशन, डिजिटल हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो इन सभी को भी जो है एक दूसरे में कॉपरेट किया जाए, देश एक दूसरे को कॉपरेट करें। तो पहला पॉइंट हो गया पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी का, ये भारत ने बोला। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पे फोकस किया जाए, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी, बहुत बड़ी जनसंख्या को फूड सिक्योरिटी मिले, एक दूसरे को टेक्नोलॉजिकल एड ऑन मतलब एड सहायता प्रदान करे देश। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन हो टू क्वालिटेटिव एनरिच एनहांस इंट्रा ब्रिक्स पीपल टू। हाँ देखिए, हम लोग क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखा आपने, ब्राज़ील से इंडिया का मूवमेंट लोगों का हो रहा हो, इंडिया चाइना का मूवमेंट इतना नहीं है जितना हमारा दूसरे देशों के साथ है ना। साउथ अफ्रीका में तो फिर भी हमारा मूवमेंट अच्छा खासा है, ठीक है। तो ब्रिक्स में ब्राज़ील और रशिया से भी ठीक ठाक हमारे संबंध है। तो एकेडमिक, यूथ, स्पोर्ट, बिजनेस, एक्सचेंजेस हो, पार्लियामेंट, यंग साइंटिस्ट। आपको पता होगा ब्रिक्स जो है पहली बार एक इकोनॉमिस्ट ने, नील ओ ब्रिन ने कॉइन किया था, और उन्होंने बोला था कि ब्रिक्स देश, क्योंकि इनकी एक ही समानता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और लाइक माइंडेड कंट्रीज़ भी हो सकते हैं यदि इनकी डिमांड को देखा जाए तो, और इसीलिए इन्हें साथ में आना चाहिए। और ये अपने आप में जो है ना एक तरह का साउदर्न नाटो और नाटो को हुआ, और या फिर यूरोपियन नेशंस वगैरह को बैलेंस करने का काम कर सकता है, क्योंकि इनको बहुत बड़ी संख्या में जो है अपनी बातों को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और जब ये यूनाइटेड रहेंगे तभी ये काम हो पाएगा। सो ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये 4 C's बताए गए। क्या बोला? कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये आपको जरूर याद रखना है। पीएम ने 4 C's बोले इस पर, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ब्रिक्स पार्टनरशिप। दे कॉल्ड फॉर एन इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग हो, वहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी, उस रीजन में स्टेबिलिटी रहेगी तो आसपास के देशों में शांति बनी रहेगी। 5 मेंबर ग्रुप अडॉप्टेड काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, उसको भी अडॉप्ट कर लिया। ब्रिक्स लीडर कॉल्ड सेटलिंग द सिचुएशन बाय पीसफुल, में शांति से सब कुछ सुलटाया जाए। द समिट एम्फेसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे को जो है ना नॉन इंटरफेयर मतलब ज़्यादा इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल अफेयर्स में सेट डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व पीसफुली, मीन तो ये तो हमेशा से हमारा जो है को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस वगैरह चला ही आ रहा है। ब्रिक्स लीडर ऑल्सो टुक अप कॉन्फ्लिक्ट इन
म्यांमार, सीरिया, टेंशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला, इसराइल पैलेस्टीन वायलेंस एंड अदर टेरिटोरियल डिस्प्यूट, तो इन्हें भी जो है देखा। म्यांमार में जो कू हुआ है ना, सीरिया में तो आपको पता ही है, बैटल ग्राउंड में बताता रहता हूँ, कोरियन पेनिनसुला में भी इश्यू चलता ही रहता है। उसके बाद इसराइल पैलेस्टाइन। द समिट ऑल्सो डिस्कस्ड द COVID-19 pandemic and the strategy to strengthen the counter pandemic cooperation and multilateral reform। तो यहाँ पर काउंटर पेंडेमिक स्ट्रेटेजी को स्ट्रेंथन करना है ना, जैसे भारत का ये कोविन है, उसको सब तरफ भारत अपने आप में सॉफ्ट पावर में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अन्य देश जैसे चेकबुक पॉलिसी चाइना की, तो यहाँ पर क्या है, दोनों देशों में एक बहुत ही डिफरेंट दिशा में जाते हैं। अब इंडिया चाइना का यदि बैलेंस हो जाए, एक अच्छा रिलेशन हो जाए, तो ब्रिक्स बहुत तेजी से प्रॉस्पेरस हो। वहीं हम लोग सार्क की बात करें, सार्क में भी कुछ ऐसा ही है कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, तो ये भी एक इश्यू हो गया। अब आपने देखा कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, भारत को इंडिया को इनवाइट कर लिया था रशिया ने, तो इधर चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया, अपने आयरन ब्रदर को। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जो है ये राइवलरी जो है दो देशों की, वो किसी ग्रुप को सस्टेन होने नहीं देते। लेकिन ये सब मेजर्स आप याद रखना कि क्या क्या यहाँ पर चर्चा किए गए। मल्टीलेटरल रिफॉर्म, तो ये जितने भी टर्म्स हैं, ये टर्म्स यदि आपको याद रहेंगे तो आपका एग्जाम का जो आंसर राइटिंग है वो फ्रूटफुल हो पाए। इज इट क्लियर? तो ब्रिक के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो ब्रिक जो है ये इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और चाइना का है ना। और जिम ओनील ने ये टर्म को कॉइन किया था, ठीक है। और ब्रिक्स डिस्क्राइब 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था। ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर इन 2000 ग्रुपिंग वाज फॉर्मलाइज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग, उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स थे। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ गया था, ठीक है। 2006 के कारण ही तो बोल रहे हैं कि टोटल 15 मीटिंग था ये। और देखिए 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स में है, 23% ऑफ टोटल ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा यहाँ है, और 17% वर्ल्ड ट्रेड जो है ये देश करते हैं। तो अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल समूह के तौर पे इसको जाना जाएगा। द चेयरमैनशिप फोरम इज रोटेटेड एनुअली अमंग दिस, तो अभी इंडिया का है, फिर चाइना का, इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका। ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट इन फोर्टालेजा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2014 का फोर्टालेजा समिट, 6th जो समिट था, लीडर साइंड द एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक, और वहाँ पर एक नए बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना। सबसे ज़्यादा रेशियो जो है वो चाइना का है, पैसा सबसे ज़्यादा उसने लगाया। ब्रिक्स कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, और यहाँ पर भारत ने जो है इस रेशियो में कि इंडिया 20 सबसे ज़्यादा, चाइना ने 40, इस प्रकार से, और फिर 10, ठीक है, ये ब्राज़ील और इस तरह। तो ये इस तरह का बनाया गया, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द न्यू फ्रेमवर्क शेयर फाइनेंशियल डेटा, तो एक और इकोनॉमी से रिलेटेड एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने अकाउंट एग्रीगेटर जो है लॉन्च किया है। विल द ईजियर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बेनिफिट द इकोनॉमी, क्या ये जो इंफॉर्मेशन, देखिए आपको एक बात पता है, ये बार बार चर्चा आती है, डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा इज न्यू ऑयल, यस और नो। तो पहले क्या था, ऑयल तो सबसे कॉस्टली था ही, राइट। डेटा इंफॉर्मेशन, आज की तारीख में जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी विश्व की कंपनीज है, एक ही चीज़ क्या चाहती हैं, डेटा मिल जाए और वो अपनी मार्केटिंग वहाँ तक पहुँचा दें। इवन गूगल, फेसबुक, हम लोग जो भी एंट्री कर रहे हैं उनके पास सारा डेटा कंप्लीटली जा रहा है, और वो डेटा को क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को हमारे से मार्केटिंग मतलब हम तक पहुँचा देते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो है ना, डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन हो, जब हम सोशियो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस की बात करते हैं, उसका डेटा होगा तभी तो कोई स्कीम लाई जाएगी। तो आरबीआई इस पर भी काम कर रहा है। तो ये जो है आरबीआई ने अकाउंट एग्रीगेटर को क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। और ये एक फ्रेमवर्क होगा जो फाइनेंशियल डेटा को एक्सचेंज बिटवीन होल्डर ऑफ डेटा एंड इट्स यूज़र, जिसका डेटा है वो ये एक्सचेंज किया जा सकेगा। एंड द आरबीआई अलाउड ए नंबर ऑफ कंपनीज लाइक
फोन पे टू एक्ट अकाउंट एग्रीगेटर टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। तो आपको पता होगा फ़ोन पे और पेटीएम, गूगल पे, तो इनके पास डेटा होगा यूज़र का, वो एक्सचेंज हो सकेगा। अकाउंट एग्रीगेटर एक्ट एज इंटरमीडियरीज, वो मध्यम चीज़ों मध्यवर्ती एजेंसी के तौर पे काम करें। विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल एंटिटी एंड इट विद अनदर, फॉर एग्जाम्पल बैंक विच प्रोसेसिंग अ लोन एप्लीकेशन फ्रॉम ए पोटेंशियल बोरोअर may want to access variety of financial data about the borrower। तो कुल मिला के बात क्या है कि जब भी कोई बैंक लोन देता है वो एनपीए कम से कम रखना चाहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति का बैलेंस शीट देखना है तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक के अंदर जो हम लोग बैंक में हम लोग क्या चेक करते हैं, सिबिल चेक करते हैं, और उसके बिहाफ पे पता चलता है कि वो कैसे काम कर रहा है। सिबिल एक इंडेक्स होता है जिसकी मदद से पता चलता है कि हमेशा से उसने पेमेंट दिया नहीं दिया टाइम से, ये सब। तो अब क्या है, आजकल हम पेटीएम वगैरह कहीं से लोन ले लेते हैं, क्योंकि देखिए आज की तारीख में तो बहुत से एनबीएफसी भी आ गए हैं, एनबीएफसी, राइट। आजकल तो ये लोग 1-1 लाख रुपए तक का, मतलब आप देख रहे होंगे ओपनली बोलते हैं कि भाई, और अपने आप ही मैसेज आ रहे हैं कि आप लोन ले लीजिए। तो वो भी तो डेटा देखना होगा। तो इससे क्या होगा, ये एक दूसरे में डेटा शेयर हो जाएगा। The borrower, however, will have grant to consent the sharing of data with lending bank। तो borrowers जो है उससे पूछा जाएगा, इस प्रकार से एक अकाउंट एग्रीगेटर। तो आरबीआई ने बहुत अच्छी चीज़ निकाली है ये कि सही स्टैटिस्टिक्स पता हो, इन्फॉर्मेशन पता हो, पर्टिकुलर कंसर्न व्यक्ति के बारे में जो ये काम लोन लेना चाहता है वगैरह। तो क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क एम्ड एट मेकिंग फाइनेंशियल डेटा मोर इजीली एक्सेसिबल, कि ताकि आसानी से एक्सेस किया जा सके। अंडर इट ए नंबर ऑफ फिनटेक कंपनी, आपको मैंने बताया था फिनटेक कंपनी भारत में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है, याद आ रहा है आपको, जैसे पेटीएम है ना, रिजर्व पे, राइट, और फ़ोन पे have granted the license to operate an account aggregators। 8 large banks have also agreed to share various financial data about their customer with account aggregators। तो वो account aggregators के साथ डेटा शेयर कर पाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? एंड A4 इज फ्रेमवर्क, दैट A4 ये फ्रेमवर्क है, ये सिंपली क्या करेगा, मदद करेगा, फैसिलिटेट करेगा शेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम। मतलब आज की इस समय की क्षण की इंफॉर्मेशन पूरी क्या है और पूरा बैक डेटा क्या है। डेटा ब्लाइंड मैनर, मतलब डेटा फ्लो होगा थ्रू नॉट A4 सॉरी AA, और ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज, मतलब बैंक और जो पेटीएम वगैरह, ये एनबीएफसी के बीच में डेटा शेयर होगा। 2016 में अप्रूव हुआ था AA अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो 2016 में अप्रूव हुआ था। इज न्यू क्लास ऑफ एनबीएफसी whose primary responsibility is to facilitate transfer of users financial data with their explicit consent। यदि यूज़र कंसेंट देता है तो वो इस डेटा को शेयर कर सकते हैं बैंक्स वगैरह के साथ। लोन वगैरह में उन पर नज़र रखने में, लेंस सेंसिंग करने में मदद मिलेगी। अकाउंट एग्रीगेटर इनेबल फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, और ये डेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के बीच में जाएगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र्स जो इन्फॉर्मेशन है वो एक कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा सारा। द आर्किटेक्चर ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर इज बेस्ड ऑन डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। ये बहुत ज़रूरी है जब हम लोग प्राइवेसी की बात करते हैं, डेटा प्राइवेसी की। तो डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है ना, केएस पुट्टा स्वामी केस जो राइट टू प्राइवेसी, तो उसमें जो है हमारा डेटा भी प्राइवेट रहे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, कौन सा आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया गया, ये टर्म याद रखना, डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, इस पर ये काम करेगा। अब जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है अलाउज कस्टमर टू अवेल वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये यदि यस बोलेंगे तो उन्हें यदि लोन वगैरह चाहिए तो आसानी से मिल जाएगा। सिंगल पोर्टल बेस्ड कंसेंट मेथड होता है, मतलब सहमति दे दो, अंडर विच द कस्टमर कैन चूज व्हाट फाइनेंशियल डेटा इज शेयर विद एंटिटी। तो वो कौन सा डेटा शेयर होगा, इससे क्या होता है, कुल मिला के एक आसान पहुंच बैंक का भी, देखिए ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा इससे, कुल मिला के ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। बैंक को भी, कस्टमर को आसानी से लोन मिल जाएगा
और जो इकोनॉमी है वो फ्री फ्लो चलेगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जितना ट्रांसपेरेंट हो उतनी अच्छी बात है। इट परमिट्स यूजर टू कंट्रोल हु गेट्स एक्सेस टू देयर डेटा, ये परमिट भी देता है कौन डेटा एक्सेस कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, मूवमेंट, तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। और पोटेंशियल रिस्क ऑफ लीकेज इन ट्रांजिट, और हो सकता है कि बीच रास्ते में ये लीक भी हो जाए, तो ये एक समस्या है। तो इसके लिए तो फ्रेमवर्क जो है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाए जाए, हैक प्रूफ बनाए जाए। अकाउंट एग्रीगेटर रिड्यूस फ्रॉड एसोसिएशन विद फिजिकल डेटा एंड इंट्रोड्यूसिंग सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, ये जो है ये तो आप जानते हैं डिजिटल सिग्नेचर की मदद से आज की तारीख में हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑफ डेटा शेयरिंग, और जैसे व्हाट्सएप में एंड टू एंड का मतलब बीच में से कोई लीकेज नहीं होगा, इवन कोई अदर नहीं पढ़ पाएगा उन दो पार्टीज के अलावा। As an addition in India's digital infrastructure, it will allow banks to access consented data flow and verified data, and this will help bank to reduce transaction cost, which will enable them to offer lower ticket size loan and more tailored product and services to their customer। तो उनको आसानी से लोन वोन जो भी अलग अलग प्रकार के वो अवेलेबल हो जाएंगे। दिस इज व्हाट अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क। तो यहाँ पर ये सब क्या होगा, अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के लिए हमें एक इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप करना होगा। ये बैंक हो गया, यहाँ पर ये डेटाबेस, ये अपने आपस में शेयर कर रहे हैं, ये हमारा, तो इस प्रकार से ग्लोबल नेटवर्क की आवश्यकता होगी। तो 8 मेजर बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में बात कर दी है। इंटर रेगुलेटरी डिसीजन होगा ये, डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, ये याद रखना टर्म हमेशा, ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। सिक्योरली एक्सेस डेटा किया जा सकेगा थर्ड पार्टी के द्वारा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंक्स वगैरह, इससे कंसोलिडेशन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी और आसानी से लोन दिया जा सके। और ये अकाउंट एग्रीगेटर को लाइसेंस कौन दे रहा है, आरबीआई। कैनॉट शेयर विदाउट कंसेंट, ये तो हमने बात कर ही ली है कि बिना सहमति के नहीं दिया जा सकता। 3 टायर का स्ट्रक्चर होगा ये। एफआईपी, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। एफआईपीज क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, बैंक और एनबीएफसी। एफआईयू क्या है, जो लैंडिंग, जो बैंक को लोन दे रहे हैं। एफआईपी क्या है, डेटा पता इनसे चलेगा, और जो बैंक लोन दे रहा है वो क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर वांट टू एक्सेस बोरोवर्स डेटा फॉर एलिजिबिलिटी। तो इस प्रकार से बैंक ड्यूअल रोल प्ले करेंगे, एफआईपी की तरह इंफॉर्मेशन देने का भी काम करेंगे और लैंडिंग का भी काम करेंगे, ठीक है, ड्यूअल, ठीक है। तो इससे हैसल फ्री एंड प्रॉम्प्ट सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है, और कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, इकोनॉमी की साइकिल और ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ट्रस्ट होता है यदि मार्केट में तो बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। फ्रॉड रिडक्शन हो जाएगा, पहले उसके लिए सिस्टम बनाने होंगे। लेस फिजिकल इंटरेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट का इतना इंटरेक्शन नहीं होगा, और नो टैम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड, तो उसमें क्या है, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह वो सब नहीं होगा, ठीक है। डेटा एथिक्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एनफोर्स एनी स्टैंडर्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर जो है एथिक्स की तो इश्यू आएगा, क्योंकि हो सकता है लीकेज हो गया तो दिक्कत है। पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज़ एंड डेटा माइनिंग के समय पर डेटा प्राइवेसी इश्यू आएगा। प्रॉब्लम विद कंसेंट कलेक्शन, ये पुअर अंडरस्टैंडिंग होगी, इंडिविजुअल इतने क्या समझदार हैं भारत में, वो सब चीज़ें। और टेक्निकल ग्लिचेस तो बहुत ज़्यादा हैं, उसको पूरी तरह से रिजॉल्व करने में बहुत साल लग जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जीएसटी को 4 साल लग गए, तब जाके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाया। तो ये जो पीडीपी बिल 2019 प्रोवाइड्स ए लेंस टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कैन बी एप्लीकेबल टू यूज़र ऑफ एनबीएफसी एए सिस्टम। तो ये पीडीपी बिल जो है उसने एक लेंस कि भाई कैसे डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को एप्लीकेबल किया जाए, क्योंकि देखिए लीगल, टेक्निकल और जितने भी पेचेस हैं उन सबको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। रॉबस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स शुड बी देयर, यदि नहीं है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर तो ये पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, लोग अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे। तो ये तो आरबीआई ने किया है, लेकिन हो सकता है एक डिस्ट्रस्ट लोगों में आ जाए कि ये तो पूरा डेटा, जैसे ये सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्सेस कर रही हैं, तो उस प्रकार का डेटा यदि इस प्रकार से शेयर होने लग गया तो बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा। तो अकाउंट एग्रीगेटर एम्पावर्स द इंडिविजुअल विद कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल फाइनेंशियल डेटा विच अदरवाइज रिमेन इन सिलोज, जो कि अलग अलग टुकड़ों में रहता है, वो एक साथ कपल्ड वे में दिखाई देने लगेगा। तो इसको भी मेंटेन करने में बहुत समय लगने वाला है।
अब बात कर रहे हैं नभ निर्माण स्कीम के बारे में। नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट आने वाले हैं भारत में टू बूस्ट एयरपोर्ट कैपेसिटी इन इंडिया। नभ निर्माण स्कीम, तो ये नेक्स्ट लेवल के एयरपोर्ट होंगे। और इसमें क्या है, नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत निर्माण इनिशिएटिव टू एक्सपैंड एयरपोर्ट कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो देखिए एयरपोर्ट, आपको पता होगा किसी दुनिया में कोई देश सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है एविएशन में, तो वो भारत देश। इसके पीछे कारण क्या है, हमारे जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आज की तारीख में उनको सही समय पर पहुंचना है, टाइम इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारे एयरपोर्ट्स पर लोड बढ़ता जा रहा है, कंजेशन बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए विदेशी निवेशक भी इंटरेस्टेड है। तो यही क्या है कि ग्रोइंग एयर ट्रैफिक, उसके लिए टेक्नोलॉजीज़ वगैरह और ज़्यादा एम्बेड किया जाए, है ना, रडार वगैरह की टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा आने वाले समय में। अब देखिए प्लानिंग कोई 1-2 साल के लिए तो होती नहीं, ये प्लानिंग जो है आने वाले 10 से 20 साल के लिए होनी चाहिए। तो सिविल एविएशन इन द ईयर 2018 ने ये इनिशिएटिव लिया था। न्यू स्कीम एम टू इंक्रीज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स एंड देयर कैपेसिटी टू हैंडल ट्रैफिक फीचर्स एंड स्कीम। एयरपोर्ट कैपेसिटी में India has 124 airports and this scheme aim to expand airport capacity more than 5 times to handle billions trip a year, कि बिलियन से ज़्यादा ट्रिप्स मूवमेंट हो जाए प्लेन्स का। एयरपोर्ट कैपेसिटी की अपग्रेडेशन एक्सपेंशन रिक्वायर्स बोथ डेवलपमेंट एंड न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स। ऐसे जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं ब्राउन फील्ड, जिसमें थोड़ा सा निवेश और आवश्यकता है ना, तो वो काम कर सकते हैं। और आपने देखा होगा एयरपोर्ट जो है ना बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग का भी काम करते हैं, है ना। तो हाल ही में मैं अभी जो है मुंबई में हूँ, तो मुंबई में मैंने देखा कि बहुत ही शानदार छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, जो ये एयरपोर्ट है ना, उसका जो फर्स्ट टर्मिनल है बहुत ही अच्छा है, सेकंड टर्मिनल शानदार बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और जो हमारे जो महानगर हैं उनको तो बहुत एडवांस लेवल पर ले जाना होगा, क्योंकि लगातार मूवमेंट अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एम टू कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 न्यू एयरपोर्ट्स इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। 15 साल में 100 नए एयरपोर्ट। इसके अलावा उड़े देश का आम नागरिक, वो स्कीम बहुत हद तक अब तो इतनी काम नहीं कर रही है, लेकिन लाई तो गई थी। 4 लाख करोड़ की आवश्यकता है। आपको पता होगा अडानी जो ग्रुप है वो इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और इनका प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है। तो ये है नभ निर्माण स्कीम। याद रखना, भारत की एयरपोर्ट कैपेसिटी को आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। ग्रीन फील्ड न्यू एयरपोर्ट्स अनयूज्ड लैंड पर बनते हैं, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ब्राउन फील्ड जो ऑलरेडी हैं उनको और ज़्यादा मॉडिफाइड किया जाए, ये थोड़ा सा आसान होता है। असम का कीलबैक स्नेक स्पीशीज़, ये अपने आप में एंडेमिक है, केवल और केवल असम में पाई जाती है, इस प्रकार का है। एंड वाज रीडिस्कवर्ड 2018 में फिर से देखा गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के द्वारा नियर ए रिजर्व फॉरेस्ट ऑन असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास में 129 साल पहले सैमुअल एडवर्ड पील ब्रिटिश टी प्लांटर थे, उनके द्वारा ये अपर असम में डिस्कवर किया गया था। अब 2018 में फिर से दिखा है, तो ये बहुत लंबा समय हो गया, चर्चा में है, वहीं पर पाया जाता है केवल। ठीक है, 105 स्नेक स्पीसीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट एंड आउट ऑफ दीज 7 आर एंडेमिक। तो 105 स्नेक प्रजातियां हैं, जिसमें से 7 तो बिल्कुल एंडेमिक है। वहाँ पे एंडेमिक का मतलब केवल उसी स्थान पे पाई जाए। एज मच एज इट वॉज मिलिट्री एक्सपेडिशन, इट इज़ जूलॉजिकल एंड बॉटनिकल एक्सपेडिशन। तो यहाँ पर ये सारे मूवमेंट, मिलिट्री मूवमेंट वगैरह चलते रहते हैं। ये मैस्कॉट है लो लैंड एवरग्रीन हैबिटेट का। लो लैंड एवरग्रीन जो जगह है वहाँ पर ये पाया जाता है। द पोबा RF वेयर स्नैक वॉज फाउंड ऑफ लास्ट रिमेनिंग पैचेस द लो एलिवेशन ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट इन अपर ब्रह्मपुत्रा वैली। मतलब ये सघन वनों में पाया जाता है। कैटेगराइज्ड एज डेटा डेफिशिएंट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये आसाम कीलबैक क्या है, आपको याद रखना है कि स्नैक है जो असम में पाया जाता है, वहीं पर एंडेमिक है। इसका डेटा प्रॉपरली नहीं है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के पास। ये
आपने ज़रूर इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, हिमालयन इम्बैक्स। रिसेंटली स्टडीज़ में पाया गया कि साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, बता दीजिए हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हैज़ proved Himalayan ibex distributed in trans Himalayan ranges of जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है पाया जाता है ट्रांस हिमालयन का मतलब हिमालय के परे, लद्दाख में, काराकोरम में, लद्दाख हिमाचल प्रदेश वगैरह में। और ये अपने आप में एक यूनिक साइबेरियन इम्बैक्स से, देख लीजिए इस प्रकार का दिखाई देता है। हिमालयन इम्बैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रांस हिमालयन रेंजेस ऑफ जम्मू कश्मीर, और ये IUCN में लीस्ट थ्रेटेंड है। तो साइंटिस्ट ने अभी क्या प्रूव किया है हिमालयन इम्बैक्स के बारे में कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस में, लद्दाख में, और ये स्पीशीज़ जो है वो साइबेरियन इम्बैक्स से डिस्टिंक्ट है, मतलब थोड़ी अलग है। ये बात इन्होंने प्रूव करके बताई है। PM वाणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, याद रखना। PM वाणी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है, स्टार्ट मार्क्ड स्कीम है, जरूर पूछा जाएगा। रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया के ड्रीम को रियलाइज करना है तो PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस, ये वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये स्कीम का एम क्या है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को पूरे भारतवर्ष में बढ़ाना, पुश द इंटरनेट अडॉप्शन इन रूरल एरियाज, इसको बढ़ाना। अंडर द स्कीम public Wi-Fi network to be set up by public data office aggregator to provide Wi-Fi services through public data offices। तो यहाँ पर Wi-Fi public data offices जैसे रेलवेज वगैरह हैं, तो इनसे Wi-Fi, देखिए जहाँ भी कहीं जाए वहाँ पर लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत ना है। आपको पता है जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा है, ये मूवमेंट तेज़ हो रहा है, वैसे वैसे लोग क्या होता है, कुछ लोग तो बहुत तरह के कामों में एंगेज होते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो सिंसियर लोग हैं वो सारे के सारे केवल एक ही काम पर फोकस्ड हैं, अपने काम को कैसे और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया जाए और लगातार अच्छे क्वालिटी के वीडियोस, अपने आप को स्किल्ड बनाना, इसलिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ इट क्लियर? तो नो लाइसेंस फी फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, जैसे रेलवेज जो स्टेशन है वहाँ पर मिल रही है। तो ये सब कैसे होगा, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स होंगे, इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा। वाईफाई सर्विस थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिस से सर्विसेज मिले। इट विल हेल्प टू प्रोलिफरेशन, ये बढ़ाएगा किसको, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, एनहांस इनकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट होना बहुत जरूरी है। सो पब्लिक वाईफाई प्लान PM वाणी गेट कैबिनेट अप्रूवल मिल गया है इसे, हेल्पिंग टू एक्सेलरेट अपटेक ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। और इसको पहली बार रिकमेंड किया था ट्राईनेट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये सेटिंग अप करेगा वाईफाई हॉटस्पॉट को इन जगहों पर। इनकी मदद से ऐप प्रोवाइडर सेंट्रल रजिस्ट्री होगी, और इस प्रकार से ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए फैसिलिटेटर होंगे बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर यूज़र एंड PDOA एग्रीगेटर। तो ये वाईफाई कनेक्शन से क्या होगा, ऑथराइज्ड करके इनको सब कुछ ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ऐप वगैरह को, टेलीमेटिक्स को, और वाणी कंप्लायंट वाईफाई हॉटस्पॉट होंगे एरियाज़ में, है ना। तो आप देख ही रहे होंगे भारत नेट तो स्टार्ट हो ही गया है। भारत नेट में हम लोग 2.5 लाख जो विलेजेस हैं उनको, उनकी जो पंचायत वगैरह उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ वाईफाई मिले लोगों को, तो आसानी से क्या होगा, वो चीज़ों को और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएंगे, अपनी इकोनॉमी इनकम को बढ़ा पाएंगे, स्किल्ड होते चले जाएंगे। Public Wi-Fi network will democratize the consent distribution and broadband access to millions of affordable rates. Unified payment interface, देखिए कईयों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है, अब पेमेंट तुरंत हो जाएगा। तो देखिए आज की तारीख में सेकंड्स में काम होता है, जो पहले कई घंटों में हुआ करता था। तो UPI पेमेंट के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह चाहिए, वो सिक्योर हो, वो भी ज़रूरी है। हाल ही में एक और स्कीम जागो ग्राहक जागो में जो है MRP मीन्स माई रेंटल प्राइस, तो मतलब यहाँ पर जागो ग्राहक जागो का मतलब कि लोगों को, जो कंज्यूमर है उनको ये सुविधा हो कि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि उनकी क्या क्या जो है उनको समझना चाहिए एज ए कंज्यूमर। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको लिटरेट करने के लिए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेप टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स
2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कैंपेन ऑफ जागो ग्राहक जागो लाया था टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर। एनलाइटन कंज्यूमर इज एम्पावर्ड कंज्यूमर। याद रखना, जो जागा हुआ ग्राहक है वो ताकतवर ग्राहक है, वो प्रेशर बना सकता है कंपनीज वगैरह पे। सो लोगों को अपने हक पता होने चाहिए। जागो ग्राहक जागो जो अवेयरनेस है ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज्ड वेरियस चैनल टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर। लिस्ट ऑफ चैनल यूज्ड, और जागो ग्राहक जागो के लिए मीडिया एडवर्टाइजमेंट, वीडियो कैंपेनशिप, प्रिंटिंग, पोस्टर, ऑडियो कैंपेन, इन सभी की मदद से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या कहता है कि जो बिल है 2019 इंट्रोडक्शन किया गया था लोकसभा में 8 जुलाई 2019 को। अबाउट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये 20 जुलाई को इफेक्ट में आ गया। प्रोविज़न जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 कंपलसरी है फॉर एवरी ई कॉमर्स एंटिटी टू डिस्प्ले कंट्री ऑफ ओरिजिन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्या मेड इन चाइना है, मेड इन कोरिया है, मेड इन इंडिया है, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ओरिजिन कहाँ है। तो जो स्वदेशी लोग हैं वो मेड इन इंडिया को प्रेफर करें, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन का बताना बहुत ज़रूरी है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण अभी हाल ही में हुआ, और किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति मंत्रालय ने इसको प्रेसाइड किया। ई लॉन्च हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, और ये फेज़ 2 है। और बैकग्राउंड देखें तो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन कमीशन है, ये अपने आप में कमीशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पर इसको पूरा करना। आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको पता होगा 75 साल वाला जो है। कमीशन स्वच्छ सर्वेक्षण ऑन 2 ओकेजन अर्लियर 2018 में, फिर 2019 में। इससे क्या है, एक्सेलरेट करना। ODF तो हो गया, ओपन डेफिकेशन फ्री तो हो गया। अब ODF प्लस में न सिर्फ जो ओपन डेफिकेशन फ्री बल्कि जो वाटर पानी निकासी भी जो है उसको भी प्रॉपर से सुनियोजित किया जाए, नालियाँ वगैरह, प्रॉपर सीवेज वगैरह इस तरह से। तो ODF प्लस इज एम टू एंश्योर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। जो ये वेस्ट है केवल ऐसा नहीं है कि लैट्रिंग्स इत्यादि बन जाए, उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट भी हो। तो इसमें 17,475 विलेजेस इन 698 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पर ये सर्वेक्षण किया गया। 30% वेटेज दिया गया फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सैनिटेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब कोई भी ओपन डेफिकेट तो नहीं कर रहा। 35% जो है सिटीजन के फीडबैक पर आधारित था ये। तो यहाँ पर किस तरह से सर्वे हुआ? 30% डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, फीडबैक 35%, और 35% सर्विस लेवल प्रोग्रेस क्या हुई है सैनिटेशन के पैरामीटर पे। इस प्रकार से सर्वेक्षण किया गया है ना। कितना? 17,475 गाँव में। डिटेल्ड प्रोटोकॉल हैज़ बीन रैंकिंग द डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड की क्वालिटी। और इस प्रकार से क्या होता है कि मोबाइल ऐप विल ऑल्सो मेड अवेलेबल इन मेजर लोकल इंडियन लैंग्वेजेस। द सर्वे विल वेल मॉनिटर्ड एंड कम्प्लीमेंटेड विद फ्रिक्वेंसी ऑफ फील्ड विजिट। फील्ड विजिट की मदद से ये सब होगा। सो अनाउंसमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2014 में इसको अनाउंस किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंडर, तो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है वो याद रखना जल शक्ति मंत्रालय के अंडर में। अर्बन जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में। ओपन डेफिकेशन फ्री 2 अक्टूबर को 2019 को 5 साल के लिए टारगेट किया गया था। और ये अपने आप में बिहेवियरल चेंज लाने की बात थी। बिहेवियरल चेंज, डेफिकेशन फ्री हो जाए, गार्बेज फ्री हो जाए, है ना। और दुनिया के कोई भी बाहर के लोग आते हैं तो उन्हें लगे कि भारत में स्वच्छता को प्रायोरिटी दी जाती है। तो फेज 2 जो है स्वच्छ भारत मिशन का वाज अप्रूव 2020 एंड टोटल आउटले 1,40,000 करोड़। ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्वच्छता सर्वेक्षण और बहुत सारी चीज़ें आई थिंक आपको आज क्लियर हो गई होंगी। सो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं क्लासेस नहीं लूँगा, क्लासेस मैं ले रहा हूँ, रेगुलर लूँगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द कैटलिस्ट। थैंक यू सो मच।